हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया हुआ है, लेकिन ये केवल इंग्लिश में होता है। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके करेंगे, ठीक है। मैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैंने कर दिया है, आपको हिंदी में इसको करा दूंगा सॉल्यूशन को। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। सेम यही पैटर्न, यही फॉर्मेट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसा मैं आपको करा रहा हूँ डिक्टो यही पैटर्न रहेगा। एक नंबर के अगर 18 क्वेश्चन है तो आपके पेपर में भी 18 ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक होते हैं। और ये 1 मार्क्स का सेक्शन है आपका, यानी कि सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं, एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 19 टीमों का नॉकआउट फिक्सर कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यानी कि मान लो 19 टीमों का अगर आप नॉकआउट फिक्सर बनाते हो तो उसमें कितने मैच खेले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीम क्या होता है, एन होता है। एन कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये थोड़ी पूछा है कितनी टीम है, हमसे तो ये पूछा हुआ है कि कितने मैच खेले जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं n-1। यानी कि n अपना 19 है, -1 अगर आप कर देते हो तो आपके सामने आ जाता है 18, ठीक है, 18। तो यहाँ पे 18 मैच होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। सीधा अभिकथन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभिकथन में कहा गया है कि नॉकआउट टूर्नामेंट एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। एलिमिनेशन मतलब जिसमें अगर कोई टीम हार जाती है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें दिक्कत कोई कमी नहीं है। इसका कारण पढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच का एक विजेता, ठीक है, प्रत्येक मैच का जो विजेता है वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा और हारने वाला जो है वो बाहर हो जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। जो जीतता जाएगा वो तो आगे जाएगा। मान लो अगर कोई हार जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों समझ गए हो। अब क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। यानी कि ए और आर आपके दोनों ही करेक्ट है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही ठीक है। और कहीं ना कहीं आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, परफेक्ट। यानी ए होगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि इनको मैच करो। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में मतलब स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप बाकी हिंदी में देख सकते हो। अब देखो मैं इसको बताता हूँ। जैसे घुटनों का मुड़ना, घुटने का मुड़ने का मतलब क्या होता है, सामान्य खड़े होने की स्थिति में घुटने आपस में छूते हैं। यानी नॉर्मली कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके घुटने आपस में छू जाएंगे, टच कर जाएंगे, ठीक है। तो पहले का तीसरे से मैच कर देना है। फिर दूसरा काइफोसिस में क्या होता है, आपको पता होगा काइफोसिस जब होता है तो पीठ में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो झुकाव टाइप का हो जाता है, ठीक है, कुबड़ जैसा हमको देखने को मिलता है। तो ये दूसरे का पहला हो जाएगा। अब तीसरे लार्डोसिस जो होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। और टेढ़े पैर में क्या होता है, जब पैर एक साथ होते हैं तो घुटने के बीच में एक चौड़ा सा अंतर दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि बताइए मांसपेशियों का विकास करने के लिए किस पोषक तत्व को आहार में बढ़ाना चाहिए। अगर आपको अपनी मसल्स को डेवलप करना है, उसको विकास करना है उसका, तो आपको अपने भोजन में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो जिम में जाते हैं जो व्यक्ति, वो क्या करते हैं, अपने मसल्स को गेन करने के लिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन के लिए पाउडर वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला एक इमेज आपके सामने है और इसको ध्यान से देख के आपको पहचानना है कि ये कौन सा आसन है। तो अगर आप सही तरीके से इसको पहचान पा रहे हैं तो इसको कहा जाता है हल आसन। यानी ये हल आसन है, हल की आकृति इसमें बन जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आसन कोबरा की तरह दिखता है, यानी सांप जैसा पोज बन जाता है। तो कौन से आसन में बनता है, तो आप देखोगे तो भुजंग आसन जो है इसमें बनता है, ठीक है। भुजंग आसन में आपका कोबरा जैसा पोज बन जाता है। नेक्स्ट है डीफ ओलंपिक्स जो गेम है, इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था। तो 1924 में इसका आयोजन पहली बार करा गया था। सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, याद करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो मेनार्की होता है, ठीक है, इसको हिंदी में रजो दर्शन कहते हैं। इसको परिभाषित करना है। रजो दर्शन का मतलब क्या होता है, जब फीमेल में यानी महिला में पहली बार मासिक धर्म की शुरुआत होती है, पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी पीरियड्स की शुरुआत हो रही है तो इसको बी ऑप्शन हम बोलेंगे। तो ये सही है आपका। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, यानी वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? तो देखो इसमें होता है ए, डी, ई, के। ठीक है, ये चार विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब आप इसको एक बार ध्यान से देखो, डी है, के है, यानी ये दोनों हो जाते हैं, ए और ई भी है यानी ये भी हो जाते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी कि ए और सी दोनों ही आपके ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है, फिर इसमें आपको दोबारा से मैच करना है। तो देखो प्लेट टैपिंग टेस्ट में क्या होता है, हम प्रतिक्रिया को का समय मापते हैं। पुशअप में क्या होता है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी पावर को, उसकी शक्ति को नापते हैं लड़कों में। और संशोधित पुशअप किस में होता है? फीमेल्स में होता है, लड़कियों में होता है। इस तरीके से आप मैच कर दोगे। आंशिक करलप में क्या होता है, हमारी जो पेट की मांसपेशियां होती है उसकी शक्ति को मापते हैं। तो ये मैंने मैच कर दिया, इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक कारक है जो लचीलापन निर्धारित करता है? कि लचीलापन किस चीज से निर्धारित होगा? तो वो होगा हमारे जॉइंट के स्ट्रक्चर से। ठीक है, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट होता है वो हमारे शरीर में लचीलेपन को निर्धारित करता है। यानी अगर हमारी जोड़ संरचना सही होगी तो हमारे शरीर में लचीलापन अधिक होगा। ठीक है, अगला है कि डैश की उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता जो है सहन शक्ति प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकती है। तो ये लैक्टिक एसिड होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि आपका पेपर जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक गेंद को मारा जाता है, मान लो कोई गेंद है उस पर किक मारते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा रोक दी जाती है। तो ये गति का कौन सा नियम होता है? तो ये जड़ता का नियम होता है। ठीक है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है जड़ता का नियम, उसमें क्या था हमने पढ़ा था, एक बॉल है, वो बॉल जब तक अपनी सामान्य स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। मान लो किसी ने इस पर किक मारी तो ये बॉल लुढ़कना शुरू करेगी, और शुरू में इसकी जो स्पीड होगी वो तेज होगी, लेकिन धीरे 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 इसकी स्पीड कम होगी और एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये रुक जाएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जड़ता का नियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में घर्षण की भूमिका सबसे कम होती है? आइस स्केटिंग। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है उपकरणीय आक्रामकता संबंधित है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं जो सही है। अब यहाँ पे आपकी जो आंसर की है उसमें तो एक आंसर सही बताया हुआ है, लेकिन इसमें दो आंसर सही होंगे। तो अब आप देखो अपने हिसाब से क्या लगा सकते हो। उपकरणीय जो आक्रामकता होती है इसमें लक्ष्य को प्राप्त करना, ये भी आपका ठीक है, और कुछ प्राप्त करने के लिए किसी को चोट पहुंचा दी जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ये डी भी ठीक है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे देख सो। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारक। आक्रामकता मानव व्यवहार का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है, और एक व्यक्ति के लिए जीवित रहने और उच्च उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल होता है। आक्रामकता खेल गतिविधियों में अपरिहार्य और अविभाज्य है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों ठीक है, और कारण जो है कहीं ना कहीं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सहन शक्ति का प्रकार है? अगर आपने सहन शक्ति वाला जो चैप्टर मैंने करा रखा है आपको, आपने उसको ध्यान से देखा होगा, तो मैंने वहां पे सहन शक्ति के प्रकार बताए थे, उसमें से एक स्पेसिफिक था यानी विशिष्ट। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले, ये लास्ट क्वेश्चन है। जूडो और कुश्ती जैसे जो खेल होते हैं इसमें किस प्रकार के समन्वय क्षमता की आवश्यकता होती है? तो इसको बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन बोले तो अडेप्शन, यानी इसमें अडेप्शन वाली, ठीक है, जो चीजें बताई जाती है जूडो में कुश्ती में, हमको उसको अडेप्ट करने की हमारे अंदर क्षमता आवश्यक, मतलब उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को तो हम उस खेल में आ ही नहीं सकते, उसमें हम जीत ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। आई होप आपको ये सेक्शन ए अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन बी जो है इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आप एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, कितने नंबर का सेक्शन है? 2 मार्क्स का, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, क्योंकि छोटे आंसर लिखने 2 नंबर का है तो ज्यादा बड़ा आंसर लिखना नहीं है आपको, ज्यादा से ज्यादा 60 से 90 वर्ड। अब 90 तो बहुत ज्यादा है, आप अगर 50-60 वर्ड भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आंसर आपको सही लिखना है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी को देख लेते हैं। सेक्शन बी में देखो, एक चीज और बताना भूल रहा हूं मैं आपको, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है और उसकी मार्किंग स्कीम यानी उसके आंसर को पढ़ा है। मैंने वहां पे 2 कमियां पाई है कि 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रश्न में कुछ और पूछा जा रहा है, लेकिन आंसर की में आंसर कुछ और लिख रखा है, यानी कि आंसर गलत लिख रखा है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है
आंसर में कुछ और ही आंसर लिखा हुआ है। तो इस अब आंसर की में हो जाता है भाई कभी कोई मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें सही बता दूंगा, जो वहाँ पे कमियां थी वो यहाँ पे ठीक करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। WHO के द्वारा जो अलग अलग आयु समूह है उसके लिए किसी भी 2 व्यायाम दिशा निर्देशों के बारे में बताना है। तो व्यायाम के लिए जैसे 5 साल से कम उम्र का है तो क्या दिशा निर्देश बता रखे हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं देना है, उसको एक्टिव रखना है, ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा निष्क्रिय नहीं रखना है बच्चे को, इस तरीके की बातें आप बता सकते हो। तो ये चीजें आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है आहार का एक आवश्यक घटक है। आपने जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था आहार वाला, न्यूट्रिशन वाला, तो मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो भोजन होता है उसमें 2 प्रमुख घटक होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो जो होता है जिसकी आवश्यकता अपने को ज्यादा होती है, माइक्रो की आवश्यकता अपने को कम होती है। तो मैक्रो में क्या था, आपका कार्बोहाइड्रेट था, उसमें आपका फैट भी था, आपका प्रोटीन भी था, ठीक है। तो ये प्रोटीन मेन सोर्स है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। प्रोटीन जो है हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं उसको रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसका रख रखाव करता है, ठीक है। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको सेव करता है, इम्यूनिटी जो होती है हमारी उसको बिल्ड करता है, या इम्यून सिस्टम को हमारे ठीक करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। प्रोटीन हमारे लिए बहुत, हमारे मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में 9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग पर किए गए परीक्षण का उल्लेख करो और उसमें से कोई एक को आपको समझाना है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि खेलो इंडिया के तहत इन्होंने बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया था। एक है 9 से 18 वर्ष, ठीक है, जिसमें आपके क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक होते हैं, एक होता है क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी आप हमने पढ़ा था उसमें, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है, हमसे तो ये पूछा हुआ है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो बीएमआई, यानी बीएमआई हमने पढ़ा था बॉडी मास इंडेक्स, ये हम निकाल सकते हैं उसका। बीएमआई से हमको क्या पता लगेगा कि उसकी हाइट के अनुसार, व्यक्ति की हाइट के अनुसार उसका वजन सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो अंडर वेट हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो ओवर वेट हो, वो फिट है या नहीं वो देखा जाता है, ठीक है। तो बीएमआई निकाल लेंगे, सबसे पहला आप बीएमआई बता दो, फिर आप बीएमआई को निकालने का तरीका बता सकते थे, ठीक है, अगर चाहो तो। वरना आगे देखो, शक्ति। अब शक्ति को जांचने के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमें पेट की मसल्स मांसपेशी की शक्ति जाननी है तो हम आंशिक कर्लब जो होता है ये एक्सरसाइज करा सकते हैं, बच्चे से जांच सकते हैं। यदि हमें उसको मांसपेशियों की सहन शक्ति देखनी है लड़कों में तो हम लड़कों से पुशअप करा सकते हैं, जिससे हमें शरीर के ऊपरी भाग के बारे में, उसकी ताकत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लड़कियों से भी करा सकते हैं तो उनसे संशोधित पुशअप करा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी जांचनी है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है तो सिट एंड रीच परीक्षण जो चेयर पे बैठ के करते थे हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी को जानना है तो उसे हम वॉक करा सकते हैं, या फिर हम उसे रनिंग करा सकते हैं, दौड़ करा सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं, तो आप कोई भी इसमें से बता सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, टू द पॉइंट आपको लिखना है। बीएमआई बता सकते हो कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो हड्डी की चोट होती है उसके प्रकार बताने हैं। तो आपने देखा था ना हड्डी की चोट होती है मेनली 5 प्रकार की थी, जिसमें हमने ये सारी चोटें पढ़ी हैं। जिसमें है आपकी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी जब बच्चा छोटा होता है उसकी हड्डी बिल्कुल नरम होती है तब वो टूट जाती है तो उसको कच्ची अस्थिभंग कहते हैं। बहुखंड में क्या होता है, बहुखंड में हड्डी एक दो से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। फिर अनुप्रस्थ में क्या था, बीच में से हड्डी टूट जाती थी। फिर तिरछा में क्या था, हड्डी तिरछी टूटती है। और पचड़ी में क्या है, हड्डी टूट जाती है और आपस में धंस भी जाती है कई बार। तो ये सारे हड्डी के टूटने के प्रकार हैं, ठीक है, हड्डी के चोट के प्रकार हैं। तो आप ये फ्रैक्चर वाला बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्धारण शब्द से आप क्या समझते हैं। हम देखो हम क्या करते हैं, हम गोल सेटिंग करते हैं। जब आप 12th क्लास में आए होगे तो आपने एक गोल सेट किया होगा कि भाई मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ूंगा और एंड में जाके मैं कम से कम 80%, 70% या 90% मार्क्स लेके आऊंगा, यानी हम अपना गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, ये सबसे अच्छी प्रेरणात्मक रणनीति होती है, कि स्ट्रेटेजी होती है जो हमको मोटिवेट करती है, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इससे हमारा
कंसंट्रेशन बना रहता है या एकाग्रता या ध्यान हमारा केंद्रित रहता है, मजबूती से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। अब हमारा लक्ष्य शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हो, कुछ भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ियों के नजरिए से देखें तो खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, मोटिवेटेड रह पाते हैं, सही ट्रैक पे चल पाते हैं, अपने जो खेल प्रदर्शन है उसको सुधार पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट होते हैं इसके। नेक्स्ट है लचीलापन, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और इसके क्या प्रकार होते हैं, उसके प्रकार की सूची बनानी है। ठीक है, तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हमारे शरीर की मतलब एक ऐसी क्षमता है जिससे हम अपने जोड़ों का विस्तार कर पाते हैं, हमारे जॉइंट का विस्तार कर पाते हैं। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में बहुत जरूरी होती है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो चोट लगने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। इसी में आपसे पूछा हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार बताने हैं, तो लचीलापन दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। ठीक है, दोनों आप बता सकते हो। इसके बाद है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो होता है, इसमें आपके 25 से लेके 30 तक क्वेश्चन है और इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30, टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं? 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्ट टाइप आंसर बोल सकते हो, 100 से 150 वर्ड में लिख सकते हो। 150 वर्ड बहुत ज्यादा होता है, आप 100 वर्ड में भी लिखोगे तो चलेगा, इसके बीच में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए जो समुदाय सेवाएं होती हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी जो सर्विसेज होती हैं आपकी, उसके लिए जो आयोजित विशेष खेल कार्यक्रम है उसका उद्देश्य बताइए। तो जो समुदाय के लिए जो विशेष खेल कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं उसका उद्देश्य जीतना या हारना नहीं होता है, बल्कि ये किस लिए कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा किस चीज के लिए जागरूक करोगे भाई? तो बहुत सारे रीजन हो सकता है HIV एड्स बीमारी के प्रति जागरूक करना है, स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूक करना है, या कोई अन्य बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है, या मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, फंड इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जीतना हारना ये सब नहीं होता है, और ये कोई प्रोफेशनल गेम भी नहीं होता है। ठीक है, ये जागरूकता के लिए, ये फंड कलेक्ट करने के लिए इसको कराया जाता है। ठीक है, सिंपल है, आप बता सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, महिला एथलीट त्रय के कारण खेलों और एथलीट प्रदर्शन में महिलाओं को कौन सी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है? तो हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने ये पढ़ा था कि जो फीमेल होती है, महिला एथलीट होती है, उसमें महिला एथलीट त्रय जैसी समस्या देखने को मिलती है। त्रय का मतलब है 3 तरह की इसमें बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारी होती है? एक होता है ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, फिर है आपका हड्डी से रिलेटेड जो अस्थि सुशिरता कहा जाता है हिंदी में, फिर आपका ये जो पीरियड से रिलेटेड समस्या है, मासिक धर्म में रुकावट वगैरह हो जाती है। 3 तरह की समस्या फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मान लो किसी फीमेल को ये समस्या है, किसी महिला एथलीट को, खिलाड़ी को ये समस्या है, तो उसको क्या क्या चीजें महसूस होगी? तो सबसे पहला जो है, उसको हमेशा रिस्क रहेगा। किस चीज का रिस्क रहेगा भाई? उसको हमेशा रिस्क रहेगा कि उसको चोट लग सकती है। ठीक है, फिर उसको थकावट महसूस होगी, उसको सांस फूलने की समस्या महसूस होगी, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, हार्मोन जो है उसका बैलेंस खराब हो सकता है। ठीक है, मानसिक तनाव हो सकता है, बहुत तरह की समस्या हो सकती है। तो ये इतनी सारी समस्या है, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कोई 3 पॉइंट लिख दोगे बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष ओलंपिक भारत क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, विशेष ओलंपिक भारत के उद्देश्य और लक्ष्य जो है इसको आपको विस्तार से बताना है। तो विशेष ओलंपिक भारत पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, सन 1988 में विशेष ओलंपिक इंडिया, पहले इसका नाम होता था विशेष ओलंपिक इंडिया, इसके रूप में इसको स्थापित किया गया, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम, नया नाम हो गया विशेष ओलंपिक भारत। भारत सरकार के द्वारा इसे मानसिक रूप से अशक्त या असमर्थ या बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी गई। देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है ये समझ लो, कि जो मानसिक रूप से, जिनको बौद्धिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उनको खेलों में लाया जा सके, उनको खेल में शामिल किया जा सके, इसका मेन उद्देश्य ये था। अब इसके उद्देश्य और लक्ष्य को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखो क्या होता है कि जो मानसिक रूप से जो या बौद्धिक रूप से जो समस्या वाले व्यक्ति होते हैं,
कहीं ना कहीं समाज में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उनको समाज में एक बेहतर नागरिक बनाया जा सके, उनको अच्छे अवसर प्रदान किए जा सके, समाज में उनको स्वीकारा जा सके, उनको सम्मान दिया जा सके, उनको मौके दिए जा सके, अवसर दिए जा सके, इसलिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य या लक्ष्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि बताइए आहार के जो पोषक या गैर पोषक जो घटक है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आहार जो है ना, हमारा जो भोजन होता है उसमें पोषक तत्व, पोषक घटक भी होते हैं और गैर पोषक घटक भी होते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पोषक घटक में क्या है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की जो कमियां होती हैं उसको दूर करते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह है, ये एनर्जी देंगे, हमारे शरीर का विकास करेंगे, मरम्मत करेंगे, मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे, तो ये तो पोषक घटक है। दूसरी तरफ है गैर पोषक या अपोषक कह लो इसे। ये ऐसे घटक होते हैं जिनका कोई पोषण मूल्य ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता शरीर में होती है, लेकिन कम होती है, ज्यादा आवश्यकता इसकी नहीं होती है, ठीक है। कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ये टेस्ट को बनाते हैं, भोजन की लत के रूप में काम करते हैं, हमको एंटीऑक्सीडेंट भी ये प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपयुक्त खेल उदाहरण की सहायता से न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, मैं आपको और आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम था, ठीक है, तीसरा नियम आपको बताना है और उसका किसी खेल में आपको बताना है कि किस खेल में उस तीसरे नियम का यूज हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम था उसको प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसका नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके अपोजिट एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो आपने आपको तैरना आता है या नहीं आता मुझे एक बार कमेंट में बताओ। स्विमिंग आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, यानी कि जब हम तैरते हैं या जैसे भी हम तैरते हो पानी को हम पीछे की ओर लाते हैं, ठीक है। जब हम पानी को अपने पीछे ले जाते हैं तो वो तो हो गई क्रिया, हमारा शरीर क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके बदले में प्रतिक्रिया क्या होती है, पानी पीछे जा रहा है पर शरीर हमारा आगे जा रहा है, ये होती है प्रतिक्रिया, ठीक है, तैराकी में। तो ये बता सकते हो। अब ये तो चलो खेल का एग्जाम्पल पूछा था, मैं आपको एक अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने रॉकेट उड़ता हुआ देखा होगा, जब रॉकेट उड़ता है तो पीछे से गैस और आग निकलती है, जब वो आग पीछे की ओर निकलती है तो ये तो क्रिया हो गई, यानी ये पीछे की तरफ जाती है, लेकिन रॉकेट आगे की तरफ भागता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम का। बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन खेल में पूछा है तो तैराकी मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप तैराकी वाला एग्जाम्पल पेपर में दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मवार्ता और आत्मसम्मान की मदद से हम प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ टॉक आपने सुना ही होगा, सेल्फ टॉक आप करते होगे, तो हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है। खुद के बारे में हम खुद के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं अपनी एबिलिटी को, तो कैसे हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए आत्मवार्ता और आत्मसम्मान जो हमारा खेल का प्रदर्शन होता है उसको बढ़ाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, अपना एक मतलब बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे हमें कॉन्फिडेंस बनेगा, हमारा परफॉर्मेंस सुधरेगा, और जो एथलीट होते हैं उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, मतलब सकारात्मक उनकी मानसिकता बनेगी, ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे वो, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके प्रदर्शन में सुधार आएगा। तो इसलिए क्या है, जो सेल्फ टॉक होती है या आत्मवार्ता होती है ये महत्वपूर्ण होती है, ये हमारा आत्मसम्मान बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो था हमारा सेक्शन सी, इसमें हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब सेक्शन डी पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, यानी कि 3 क्वेश्चन है आपका, और ठीक है 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस वगैरह या एमसीक्यू टाइप के हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। एक बार ध्यान से देखो, आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। हिंदी में देख लो, हिंदी में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये विभिन्न प्रकार की समितियां हैं जो किसी टूर्नामेंट का आयोजन कराती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए जो आवास समिति होती है उसका क्या काम होता है बताइए। आवास समिति जो होती है वो जो टीम आती है उनको ठहरने का व्यवस्था करती है, यानी टीमों के ठहरने का ध्यान देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समारोह समिति का काम क्या होता है भाई, उद्घाटन समारोह की व्यवस्था करना समारोह समिति का काम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मैदान और उपकरण समिति को क्या नहीं करना चाहिए।
जो मैदान और उपकरण समिति है ना, उसको भोजन नहीं प्रदान करना चाहिए, उसे भोजन प्रदान करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समिति क्यों आवश्यक होती है? अब आपने देखा होगा कि खेल समिति होती है, टूर्नामेंट के पहले भी काम करती है, टूर्नामेंट के दौरान भी काम करती है, टूर्नामेंट के बाद भी काम करती है। तो ये जरूरी क्यों है भाई? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समिति होगी तो आयोजन को सही तरीके से करने में मदद मिलेगी, अच्छे तरीके से काम को बंटवारा हो सकेगा, काम बांटा जा सकेगा, संशोधनों का सर्वोत्तम उपयोग, यानी जो संसाधन है, सॉरी, जो हमारे रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पहला पैरालंपिक्स खेल जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? जो पहला पैरालंपिक्स खेल है ये कब आयोजित किया गया था? 1960 में किया गया था। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि कहाँ पे हुआ था पहला पैरालंपिक्स जो खेल है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना बिल्कुल। विशेष शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी शाखा है जो डैश से संबंधित है। तो जो विशेष शिक्षा होती है ना, ये विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो CWSN स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो निर्देश होते हैं उसको डिजाइन करने का एक तरीका है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलो, इसे पैरालंपिक्स क्यों कहा जाता है भाई? देखो, ये जो आयोजन होते हैं, ये जो इवेंट होते हैं, ये ओलंपिक के समानांतर चलते हैं। ठीक है, समानांतर चलते हैं, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए इसको ओलंपिक जैसा ही माना जाता है, उतने ही इसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, पैरालंपिक जो खेल है उसका आदर्श वाक्य क्या है? स्पिरिट इन मोशन ऐसे कुछ करके होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो गति में भावना, ये होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ही इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्यायाम का कार्डियो रेस्पिरेटरी जो प्रणाली है, इस पे प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? तो इसका सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि जो हमारे हृदय दर होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? प्रति मिनट हृदय द्वारा उत्सर्जित रक्त की मात्रा, प्रति धड़कन का होना चाहिए बी। और कार्डिक आउटपुट क्या होता है? प्रति मिनट हृदय द्वारा उत्सर्जित रक्त की मात्रा, ये ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, जो जो बता रहा हूँ आप इनको याद कर लो। फिर है रक्तचाप क्या होता है, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह होता है वो क्या होता है? तो हमारी जो रक्त द्वारा धमनियों की जो दीवार होती है उस पर जो डाला गया प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर के रूप में जान सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ये था सेक्शन डी था, और इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे। आपको पहले से कुछ क्वेश्चन बना के दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा। अब आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आपके क्वेश्चन है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 200 से 300 वर्ड में आंसर करना होता है, और कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आते कितने हैं? 34, 35, 36, 37, यानी 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको करने 3 होंगे। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी है आप उसको छोड़ सकते हो, यानी 4 में से कोई 3 करने होंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन ई का लास्ट सेक्शन है। तो उच्च रक्तचाप यानी जो हाइपरटेंशन होती है, इसकी रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई 4 आसन बताने हैं। तो हाइपरटेंशन में कौन से 4 आसन किए जा सकते हैं? ताड़ासन किया जा सकता है, कटी चक्रासन किया जा सकता है, उत्तान पादानासन किया जा सकता है, अर्ध हलासन किया जा सकता है। अब इसमें से आपसे पूछा हुआ है कि कोई एक जो आसन है उसको उठा लो इनमें से, उसके लाभ, उसका पूरा तरीके बता दो। तो देखो, इसमें सबसे आसान ताड़ासन हम बता देंगे। ताड़ासन क्या होता है? आप देखोगे कुछ इस प्रकार से ताड़ासन किया जाता है। ठीक है, ताड़ासन में क्या होता है, हमें अपने पूरे शरीर का बिल्कुल सीधा रख के ऊपर की ओर उठना होता है, और पूरे शरीर का बल जो है हमारे पंजों में आ जाता है। तो ये इसको करने की विधि होती है। ठीक है, इसमें हमारा शरीर जो है ताड़ के वृक्ष जैसा मजबूत बन जाता है। अगर हम इसको करेंगे तो हमारे को क्या लाभ होंगे? हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जांग और घुटने और टखने मजबूत हो जाएंगे। अगर इसको रेगुलर करते हैं तो इसकी हाइट भी बढ़ जाती है बच्चों की। आलस्य और सुस्ती को दूर करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, अब ताड़ासन को करते वक्त क्या सावधानी करनी है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाथों की जो उंगलियां हैं पूरी क्षमता तक उसको खींचना है। सिर, गर्दन और शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आगे और पीछे झुकने से बचना है। क्या वर्जनाएं हैं, क्या चीजें हमें नहीं करनी है? तो जिन लोगों को चक्कर आता है वो नहीं करें इसको। ठीक है, चक्कर वाले लोग उसको ना करें, उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, रिक्की और जॉन्स फिटनेस टेस्ट के उद्देश्य आपको बताने हैं,
और चलिए समझते हैं। देखिए ये जो रिक्की और ये जो जॉन्स फिटनेस टेस्ट है ये बूढ़े लोगों के लिए होता है, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए होता है। आपको पता है वृद्धावस्था में हर कोई चाहता है कि भाई वो फिट रहे, बिना दर्द के अपना जीवन जी सके। तो ऐसे में इन लोगों की फिटनेस को जांचने के लिए, ठीक है, इनकी फिटनेस को टेस्ट करने के लिए बहुत तरह के टेस्ट बनाए गए हैं के अंतर्गत। यानी ये कोई एक टेस्ट नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट हैं। मैं आपको ना एक बार उनके नाम बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 4 टेस्ट रख रखे हैं। आपका इसमें है चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया, ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट हो गया, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट हो गया, फिर आपका इसमें कार्डियोवास्कुलर सहन क्षमता को रिकवरी के लिए जो टेस्ट हो गया, जिसको 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है, ये टेस्ट होते हैं। यानी कई सारे टेस्टों को मिलाकर जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए टेस्ट बनाया गया है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उनके शरीर की ताकत को जांचने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन अब इसमें से कोई एक टेस्ट के बारे में आपको बताना है। तो जैसे मैंने इसमें ये चेयर सिट एंड रीच टेस्ट होता है। ध्यान से देखो, चेयर में बैठ जाना है, चेयर को दीवार से लगा लेना है, इस पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, दूसरे पैर को 90 डिग्री पे मोड़ना है, और अपने हाथ को कहाँ तक ले जाना है, जहां तक अपना हाथ पहुंच जाता है। ये टेस्ट बुजुर्गों को इसलिए कराया जाता है ताकि उनके जो शरीर का जो निचला भाग है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उसको जांचने के लिए, क्योंकि उनको गाड़ी में बैठना हुआ तो दिक्कत होती है, उनको जूते के फीते बांधने में तो दिक्कत होती है, ठीक है। इसको जांचने के लिए टेस्ट कराया जाता है। तो आपको इतने सारे टेस्ट सारे नहीं बताने पेपर में, 5 नंबर का क्वेश्चन है, भूल के भी मत बता देना कहीं सारे बता दो। नाम सबके लिख दो जो आपको पता है, लेकिन कोई एक टेस्ट आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को परिभाषित करना है और आइसो जो मैट्रिक है या आइसोटोनिक है या जो आइसोकाइनेटिक है, इस व्यायाम के बारे में बताना है। तो शक्ति हमारी मांसपेशियों की एक क्षमता होती है जिससे हम किसी प्रतिरोध के खिलाफ काम कर पाते हैं, ठीक है। हम सभी को शक्ति जरूर चाहिए होती है। अगर हम शक्ति नहीं होगी हमारे शरीर में तो हम अपने डेली लाइफ के काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। ये कुछ उस प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारे मसल्स में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ना बढ़ेगी मसल्स ना घटेगी। तो ऐसी जो व्यायाम होते हैं इसको आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें इसमें तीरंदाजी हो गया, भार उठाना हो गया, जिम्नास्टिक वगैरह हो गया। आइसोटोनिक क्या होता है, ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हमारी मांसपेशी की लंबाई बढ़ती और घटती हुई, यानी कि हमारी जो मसल्स होगी वो बढ़ती घटती हुई आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाएगी, आपका फेंकना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये आइसोटोनिक कहा जाता है। तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक। इसमें क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है जो मशीनों से की जाती है, भारी मशीनों से की जाती है, ठीक है। नॉर्मली खेलों में इनका प्रयोग नहीं होता है, तो ये आइसोकाइनेटिक कहलाते हैं। के बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है 37। वैसे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको छोड़ के करना था, लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूँ। घर्षण। घर्षण के आपको प्रकार बताने हैं और उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाना है कि खेलों में घर्षण क्यों आवश्यक है। घर्षण क्या होता है आप समझते हैं। घर्षण एक विशिष्ट प्रकार का बल है जो दो चीजों की आपस में टकराने से या उनकी सतह के जुड़ने से पैदा होता है, ठीक है। तो घर्षण जो होता है उसके फायदे भी है, उसके नुकसान भी है। तो घर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर्षण के कारण ये जो पेन मैं पकड़ पा रहा हूँ, इस पेन से मैं लिख पा रहा हूँ, तो ये क्यों पॉसिबल है, घर्षण के कारण। अगर घर्षण ना होता तो ये पेन मेरे हाथ से फिसल जाता, मैं यहाँ पे चलाता पेन चलता इधर, वो फिसलता रहता। तो घर्षण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आप बता सकते हो। अब घर्षण के प्रकार की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, डायनेमिक हो गया, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ये विरोधी बल होता है जो दो सतह के बीच में काम करता है, यानी दो सतह के बीच में काम करने वाला एक विरोधी बल है जिसमें एक सतह पर दूसरी पर गति करने की कोशिश ये करता है। गतिशील घर्षण की बात करें तो ये बल दो सतह के बीच में काम करेगा जब एक सतह वास्तव में दूसरी पर गति कर रही होगी। एक सतह दूसरी सतह पे गति कर रही है डायनेमिक यानी चलते हुए, तो ये बल काम करता है जिसको डायनेमिक कहा जाता है, ठीक है। अब खेलों में घर्षण की आवश्यकता क्यों है भाई, बहुत जरूरी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम जमीन पे चल पा रहे हैं, मैं चल पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो जूता है या मेरी जो चप्पल है वो जमीन के साथ घर्षण कर पा रहा है, यानी सड़क के साथ घर्षण कर पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, एथलीट जो होते हैं जब वो दौड़ में तेजी से दौड़ने के लिए स्पाइक्स का उपयोग करते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी भी अपने जूते में वो जो डॉट्स डॉट्स वाले जूते होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि घर्षण उनको सही तरीके से मिल पाए, ठीक है, उचित घर्षण उनको मिल पाए। जिम्नास्ट जब किसी भारी चीज को उठाते हैं तो अपने हाथ में चूना पाउडर वगैरह लगाते हैं ताकि उनका हाथ फिसले ना, घर्षण उनको सही मिल पाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी खेल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था इसका सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।
और मैंने लाइव क्लास में इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे रिकॉर्डेड डाल दो। अब अगर मैं इसको लाइव में कराता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, ठीक है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, आपको मेरे फेस से भी पता लग रहा होगा। और मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं 1 डेढ़ 2 घंटे तक इसको खड़े होकर लाइव करा पाऊँ। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इसका एक दूसरा वर्जन भी 20 मिनट वाला भी डाल दूंगा, अगर किसी के पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो वो 20 मिनट वाली वीडियो भी देख सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।